आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा करेंगे। काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा के पूर्व हम काल विभाजन का लक्ष्य, काल विभाजन के विविध आधार और नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के काल विभाजन एवं नामकरण पर आएंगे। तो सर्वप्रथम हम काल विभाजन के लक्ष्य पर चर्चा करते हैं। काल अखंड व निरवधि है। निरवधि अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, जो अपार हो, जो निस्सीम हो। अतः काल अखंड व अपार है। इसकी निर्विच्छिन्न धारा सर्वदा अजस्र गति से प्रवाहित रहती है। निर्विच्छिन्न जिसका कभी सिलसिला न टूटे, तो काल का कभी सिलसिला न टूटे ऐसी स्थिति होती है। केवल ज्ञान की सरलता के लिए उसका कुछ भागों, उपविभागों, खंडों तथा उपखंडों में विभाजन और भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप में सीमा निर्धारण आदि कर लिया जाता है। अध्ययन की यह वैज्ञानिक सुव्यवस्था काल विभाजन का प्रधान लक्ष्य है। भिन्न भिन्न कालों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के व्यापक संदर्भों में प्रणीत साहित्य के अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, उसकी प्रवृत्तियां और परंपराओं के विकास तथा ह्रास, ह्रास अर्थात पतन एवं दिशा परिवर्तन आदि की कहानी को कारण सहित स्पष्ट करना काल विभाजन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। यदि कोई काल विभाजन इन लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता, तो उसे असंगत और भ्रांत समझना होगा, ऐसा हमारे विद्वानों का मत है। अब हम काल विभाजन के विविध आधार की चर्चा करेंगे। सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी कभी नामकरण के किसी सुदृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग आदि। दूसरा, कभी कभी साहित्य सृजन की प्रमुख शैलियों के आधार पर काल विभाजन कर लिया जाता है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग या प्रयोगवादी युग आदि। इसके अतिरिक्त कभी कभी मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति को नामकरण का आधार बना लिया जाता है। मानव मनोविज्ञान किसी भी काल की अवधि को सामान्यतया 3 भागों में विभक्त करता है। पहला आदि, आदि यानी प्रारंभ, प्रारंभिक। दूसरा मध्य और तीसरा अंत। कभी कभी साहित्य में अनेक धाराएं और प्रवृत्तियां एक साथ समान वेग से उदित और विकसित होती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य का अध्ययन संस्कृत की तरह उसके काव्य रूप भेदों को आधार बनाकर कर लिया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने काल विभाजन का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या बताते हुए उसके आधार सामान्यतः इस प्रकार बताए हैं। पहला, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। यदि हम इसके अनुसार लेते हैं तो आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। दूसरा उन्होंने लिया
शासक और शासन काल के अनुसार। इसके अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग या मराठा काल ये लिया जा सकता है। तीसरा, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। इसके अंतर्गत चैतन्य काल, गांधी युग आदि। चौथा लिया उन्होंने साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर। इसके अंतर्गत रविंद्र युग, भारतेंद्र युग आदि को लिया जा सकता है। पांचवा लिया है उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। इसके अंतर्गत भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर काल मतलब प्रथम महायुद्ध के बाद का काल, और स्वातंत्र्योत्तर काल। स्वातंत्र्योत्तर काल भी स्वतंत्रता के बाद का काल, इसे लिया जा सकता है। छठवां है साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर, जैसे रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद युग आदि। इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता इसलिए है कि वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के विविध आधारों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो, जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में समझने में सहायक हो। साथ ही नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग की साहित्य चेतना को सही ढंग से प्रतिफलन करता हो। यदि साहित्यिक नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती है तो अन्य उचित आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए। अतः सारांश ये है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां, मान लीजिए वहां ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को भी आधार बनाया जा सकता है। तीसरा, युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। अब हम नामकरण की समस्या पर विचार करेंगे। नामकरण की समस्याओं को लेकर प्रश्न उठता है युगों के नामकरण का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उसका नामकरण क्रमशः इस प्रकार रखा है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए हैं, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है, स्वयं की है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो वे यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने ये नामकरण किया है, उसमें से कुछ तो अप्राप्य हैं और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त
जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया है उसमें ऐसी विविधता और अपव्यवस्था है कि किसी एक प्रतीति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का द्योतन करता है, विद्वानों को अधिक मान्य नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका कोई विकल्प है भी नहीं, अतः इसी को ही मान लेना उचित होगा। रीतिकाल के विषय में मतभेद की परिधि थोड़ी सीमित है। वहां विवाद का विषय बस इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व, क्योंकि अधिकता दोनों की ही है, पर इन दोनों में से अधिक महत्व किसका है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा यूं कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उसका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। इस प्रकार नामकरण की समस्या को लेकर विद्वानों के कुछ विचार हमने आपके समक्ष रखा है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का लेखन लगभग 900 वर्ष की विस्तृत अवधि में होता रहा है, इसलिए उसके सुचारू अध्ययन और क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न कालावधियों में विभाजित करना अनिवार्य हो जाता है। साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंड अपनी कुछ अनन्य विशिष्टताओं के साथ आविर्भूत होते हैं। साहित्य का मूल उसका कथ्य होता है। यदि उसका कथ्य आरंभ से आज तक एक ही रहता तो उसमें परिवर्तन और भिन्नताएं न मिलती, तो उसको कालखंडों में विभाजित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। परंतु संसार के अन्य समृद्ध साहित्यों के समान हिंदी साहित्य में भी हम समय समय पर कथ्य में परिवर्तन होता हुआ पाते हैं। अतः हिंदी साहित्य को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करना अनिवार्य हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक लेखकों यानी गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर, इन्होंने काल विभाजन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रेयर्सन ने किया। उनका काल विभाजन 11 खंडों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार है। पहला चारण काल, इसके अंतर्गत इसका समय उन्होंने 700-1300 ईस्वी लिया है, और इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो 700 से 1300 के अंतर्गत है। दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवां मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां
18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन विवरण से स्पष्ट है कि यह काल विभाजन न होकर साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों का नामकरण है। इसमें कालक्रम की निरंतरता का भी अभाव है। इससे साहित्य की कतिपय सीमित प्रवृत्तियों का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु ऐतिहासिक चेतना का समग्र अवबोध संभव नहीं है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। पहला, आरंभिक काल। इसके अंतर्गत उन्होंने इसको दो भागों में विभाजित किया है, पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय 700 से 1373 विक्रम संवत और उत्तरारंभिक काल का समय 1344 से 1444 तक। दूसरा लिया है माध्यमिक काल। इसके भी उन्होंने दो भाग किए हैं। पहला पूर्व माध्यमिक काल, समय 1445 से 1560। दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा अलंकृत काल। इसके भी उन्होंने दो भाग किए, पूर्वालंकृत, दूसरा उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत काल का समय 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का समय 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत। चौथा लिया उन्होंने परिवर्तन काल, जिसका समय दिया 1900 से 1925 और अंतिम लिया वर्तमान काल, जिसका समय 1926 विक्रम संवत से आज तक। निस्संदेह मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु इसमें संगतियों का अभाव है। सर्वप्रथम दोष तो यह है कि मिश्र बंधुओं ने भी 700 से 1300 ईस्वी के अपभ्रंश भाषा में निबद्ध साहित्य को हिंदी की परिधि में समेट लिया है। अलंकृत तथा परिवर्तन कालों का नामकरण भी वैज्ञानिक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस दिशा में अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत काल विभाजन प्रस्तुत किया है। जैसा कि अभी हमने काल विभाजन के लक्ष्य एवं विभाजन के विविध आधार में देखा कि किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन को सुबोध और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे वर्गों या खंडों में विभाजित करना संगत रहता है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों में या विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके देखना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त युक्त प्रतीत होती है। काल विशेष में समाज की विशेष परिस्थितियां एवं विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं हुई। काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया।
उन्होंने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन की परंपरा को परखते हुए परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान रखना होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है, वह बाद के विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। पहला आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, उसका समय संवत 1050 से 1375 है। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, समय संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, समय 1700 से 1900 तक। और अंतिम चौथा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, समय 1900 से लेकर आज तक। इस काल विभाजन में इतिहास के समयानुसार आदि, मध्य, आधुनिक में विभाजित करने के साथ साथ वीर, भक्ति, रीति, गद्य आदि उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को भी आधार बनाया गया है। पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में दूसरे प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थीं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के भी अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन हो जो उस काल के लक्ष्य के अंतर्गत होगी। इस कथन के आधार पर संवत 1050 से 1375 तक के समय का नाम आदिकाल या वीरगाथा काल, ये दोनों प्रचलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। इनके अतिरिक्त दूसरे विद्वानों ने इस काल को अन्य अन्य नामों से अभिहित किया है। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे आदि युग कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग यह नाम दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल ही कहना अधिक उपयुक्त समझा है। आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भी आदिकाल संज्ञा को ही अधिक समीचीन माना है। वहीं साहित्य इतिहासकार मिश्र बंधुओं ने प्रयास पूर्वक अध्ययन द्वारा जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है,
उसमें इसे अलंकृत काल एवं परिवर्तन काल ऐसा नाम दिया है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन अपेक्षाकृत परिष्कृत एवं अधिक तर्कसंगत है। शुक्ल जी के पश्चात अनेक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें प्रायः काल विभाजन की दिशा में शुक्ल जी का ही अनुसरण किया गया है। इस दिशा में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का प्रयास अभिनंदनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में पर्याप्त छानबीन और गहन अध्ययन से एक नवीन दृष्टिकोण से विभाजन कर उसको सुस्पष्ट वैज्ञानिक आधार पर खड़ा किया है। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आचार्य शुक्ल के सामने, यदि वे जीवित होते और उनके सामने सौभाग्य से आज तक के अनुसंधानों से प्राप्त नवीन विपुल सामग्री होती, तो निश्चय ही उनके काल विभाजन का रूप कुछ और ही होता। अंत में आचार्य शुक्ल द्वारा साहित्यिक इतिहास लेखन का जो प्रयास है, उसे हम कहेंगे कि वो एक ऐसी नींव का पत्थर है जिसके बिना हिंदी साहित्य के इतिहास के भव्य महल का निर्माण अकल्पनीय है।